गुड इवनिंग एवरीवन, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 3 के रीजनिंग के सेट नंबर 6 के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जरा हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सेट नंबर 6 के तो पहला क्वेश्चन जो रीजनिंग का है सेट नंबर 6 में 43 नंबर में है। तो कथन कह रहा है कि कुछ चिड़िया जो है वो तोते हैं और कौवा एक चिड़िया है। तो कौवा एक चिड़िया है और कुछ चिड़िया तोते हैं। मान लो कि ये कौवा है, अब कौवा जो है वो क्या है, चिड़िया है, ठीक है, और कुछ चिड़िया जो है वो तोते, कुछ चिड़िया क्या है, तोते। क्लियर है। अब इस पे कंक्लूजन क्या दिया हुआ है उसके बारे में जरा सोच लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि कुछ तोते जो है वो चिड़िया है, तो कुछ तोते चिड़िया है, ये तो बिल्कुल सही होगा। और आप कथन से भी देख करके बता सकते हैं कि कुछ चिड़िया तोते हैं, मतलब कि कुछ तोते चिड़िया, तो बिल्कुल होगा। अब कौवा एक तोता नहीं है, निगेटिव बात कर रहा है तो सीधा गलत हो जाएगा, मतलब कि केवल निष्कर्ष से एक सही होगा। तो 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है, 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। जब भी स्टेटमेंट में पॉजिटिव बात करें, सारा स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कंक्लूजन जो होते हैं वो कंफर्म नहीं होते। तो आपसे ये क्या पूछ रहा है, कंफर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कंफर्म पूछ रहा है। तो इसीलिए केवल एक होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। क्लियर है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो है आपका 49 नंबर। कह रहा कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो बताइए कि आप देख रहे हैं कि सब में क्या दिया हुआ है, तो यहां पे कौन सी आकृति को रखा जाए, कौन सी आकृति को रखा जाए ताकि ये जो पैटर्न है वो पूरा बदल जाए। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो ये वाली आकृति आपको डालनी होगी और ये हमारे पूरे डायग्राम को कंप्लीट कर देगा, मतलब कि फिगर नंबर डी। तो बताइए कि 49 का ऑप्शन जो चला जाएगा वो डी चला जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत? क्लियर है ना। ओके, चलो फिर तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर। तो 54 में कह रहा है अगर किसी कोड भाषा में फेम को अगर ये लिखा जाता है तो लायन को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा, तो फेम को क्या लिख रहा है, FAME, फेम को लिख रहा है LGG और Y। तो पूछ किसका रहा है, तो लायन को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो चलिए जरा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहां पर क्या किया गया है, +6 किया गया है। अगर हम बात करें तो +6 किया गया है, यहां पर भी +6, लेकिन यहां पे -6 किया गया है और यहां पर -6। तो हम लोग भी क्या करेंगे, +6 -6 और -6। तो +6 करेंगे तो आपका आंसर पहला लेटर R आएगा, +6 करेंगे तो O आएगा, और -6 करेंगे तो I आएगा, और -6 करेंगे तो H आएगा, मतलब ROIH। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ROIH। तो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब 54 का जो ऑप्शन होगा वो बी चला जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत? क्लियर है ना। तो वो दो लेटर में बांटा है, 4 लेटर है, तो फर्स्ट के 2 लेटर में +6 और लास्ट के 2 लेटर में -6। सेम पैटर्न पे हम लोगों ने भी आंसर लाया, ROIH। क्लियर है ये क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको करना क्या है, आपको नोट डाउन कर लेना है, जो नहीं समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पर कह रहा है अगर P का मतलब है डिवाइड, तो चलो मैंने यहीं पे डिवाइड कर दिया। P का मतलब क्या है, डिवाइड। Q का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। R का मतलब है प्लस और S का मतलब है माइनस। तो बताइए, तो 54 और 18, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 19, क्योंकि 54 में 18 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 19 +2 और -8। +2 को एक साथ कर लिया, -8 को लास्ट में रख दिया, तो कितना हो जाएगा, 57 2 59 -8 = 51 इज योर आंसर। अब किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो बताइए कि 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो ये सब क्वेश्चन फास्ट बनता है, लेकिन तब जब आपका कैलकुलेशन अच्छा हो। तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, जो कैलकुलेशन जो कहते हैं ना कि फास्ट कैलकुलेशन, वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और उतना भी फास्ट नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल होता है।
बस सिर्फ चालाकी से करने हैं ताकि हमको ज्यादा लिखने की आदत ना पड़े। क्लियर है? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 55 का ऑप्शन बी चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए यहां पर किया गया, इसको ना ऐड किया है, तो 5 1 6 1 7 हो गया। 5 1 6 1 7 सेम यहां पर ऐड कर रहा है, तो 9 3 12 4 16 5 21 हो जा रहा है। और वही चीजें आपको यहां पर भी दिख रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 8 2 10 और 6 5 11, कितना हो जा रहा है, 21। तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, 21। तो ऊपर वाले जितने भी नंबर से दिख रहे हैं ना, सबको सम किया गया है, जोड़ा गया है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, 21। तो बताइए कि 56 का जो आंसर होगा वो ए चला जाएगा। 56 का आंसर ए। क्लियर है ना? चलो फिर ऊपर के ये सबको जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ करके नीचे नंबर लिख दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर में क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि युवा अक्सर अश्लील पोस्टर को घूरते पाए जाते हैं। युवा अक्सर अश्लील पोस्टर को घूरते पाए जाते हैं, इस पे क्या कार्रवाई, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या एक्शन होने चाहिए? तो पहला, यदि वो ऐसा करते पाए जाते हैं तो बच्चे को दंडित और जुर्माना किया जाना चाहिए। गलत, क्योंकि अगर कोई चीज अगर सामने होगी गलत चीजें तो युद्ध है, तो वो तो देखेगा। दूसरा, ऐसी सामग्री के किसी भी प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड है। ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल वैलिड है। मान लीजिए कि अगर स्कूल में या फिर आपके घर में कोई बच्चा बदमाशी करता है, ठीक है, तो उसको सुधारा जाए, उसको क्या किया जाए, सुधारा जाए। या फिर मान लीजिए कि एक्शन जो होता है वो क्या होता है, अब छोटे मोटे चीजों में हम लोग एक्शन ढूंढते हैं, जो छोटी मोटी घटनाएं होती है, छोटी छोटी जो स्थिति हम लोगों को लाइफ में क्रिएट होती है, तो उसी से हम लोग एक्शन सीखते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि निर्णय लेना, मतलब कि इस चीज को सही करने के लिए या इस चीज को इंप्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए हमें क्या एक्शन लेने चाहिए, ठीक है। तो वही चीजें हैं। मान लीजिए कि आपके घर में छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब वो इधर उधर जैसे ही पैसे रखे होते वो पैसे चोरी कर लेता है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसको पीटोगे? नहीं, वो बच्चा है, उसको दिखेगा तो वो करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने पैसे घर में सावधानी से रखने पड़ेंगे ताकि वो चोरी ना कर पाए। तो ये एक्शन हुआ। ऐसा नहीं कि उसको घर से बाहर निकाल दिए, ठीक है, हॉस्टल में ले जाकर डाल दिए, तो ये एक्शन सही नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, यदि केवल 2 कोर्स ऑफ एक्शन अनुसरण करता हो तो आंसर चला जाएगा 57 का ऑप्शन बी। 57 का ऑप्शन बी। चलो फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है चौराहे पर एक दिशा सूचक खंभा लगा था। दिशा सूचक खंभा का मतलब जो दिशा बताता हो। दिशा कैसे बताएगा, सही दिशा सूचक खंभा अगर होगा तो वो ऊपर की तरफ नॉर्थ बताएगा, नीचे की तरफ साउथ, राइट की तरफ ईस्ट और लेफ्ट की तरफ वेस्ट बताएगा। तो चौराहे पर एक दिशा सूचक खंभा लगा था। अब एक दुर्घटना के कारण खंभा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखने लग गया, मतलब चेंज हो गया, वो दुर्घटना के कारण चेंज हो गया। तो मान लो कि ये डायरेक्शन है। अब इसमें कह रहा है कि एक्सीडेंट होने के कारण, दुर्घटना के कारण जो पूर्व दिशा का सूचक था वो दक्षिण दिशा दिखाने लग गया। तो जो पूर्व था वो दक्षिण दिखाने लग गया। इसका मतलब दक्षिण के सामने में नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। सर कैसे? क्योंकि NESW जो होनी चाहिए वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो वही कह रहा है कि जो पूर्व दिखा रहा था वो दक्षिण दिखाने लग गया, तो सब ना चेंज हो जाएगा। तो एक यात्री आरती पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई। अब जो भी यात्री आएगा, अब वो तो समझेगा कि साउथ इधर है, वो समझेगा कि वेस्ट इधर है, वो समझेगा कि नॉर्थ इधर है, वो समझेगा कि ईस्ट इधर। अब एक आरती आई और उसको पश्चिम दिशा जाना था और वो पश्चिम जान करके वो गलत दिशा में मुड़ गई इधर। तो कह रहा है कि वास्तव में वह किस दिशा में यात्रा कर रही थी? तो वास्तव में नीचे कौन सा डायरेक्शन होता है? साउथ डायरेक्शन होता है। ये तो ये जो खंभा है, जो दिशा सूचक खंभा है, ये तो गलत दिखा रहा है। अब कोई भी व्यक्ति आएगा तो इसके अकॉर्डिंग तो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन हम लोगों को पता है कि एक्चुअल में ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ डायरेक्शन है, मतलब कि आंसर बी हो जाएगा। 59 का आंसर बी। क्लियर है? तो 59 का आंसर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक वक्तव्य दिया गया है और दो निष्कर्ष दिए गए, हमको चुनना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए कह रहा है अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए। अहिंसा जो होना चाहिए मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए। हम सभी को अहिंसा अपनानी चाहिए, हम सभी को अहिंसा अपनानी चाहिए। पहला कह रहा है कि हम सभी अहिंसा का वास्तविक अर्थ जानते हैं। तो देखिए कभी भी निष्कर्ष में मैं बार बार कहता हूं कि निष्कर्ष में अगर कहीं से भी कोई भी चीज डेफिनेट किया जा रहा है तो इसका मतलब वो गलत हो जाता है। दूसरा, अहिंसा वैश्विक सौहार्द को बढ़ावा देती है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। वैश्विक सौहार्द को बढ़ावा देती है। देखिए जहां की बात हो रही है कथन में, वहीं से आपको निष्कर्ष निकालना होता है। कहीं अलग की बातें या फिर तुलना या कंपैरिजन आप नहीं कर सकते निष्कर्ष में। तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा तो आप आंसर करोगे सी नंबर की। निष्कर्ष 1 और 2 नहीं निकलते हैं तो 60 का जो आंसर चला जाएगा वो सी चला जाएगा। क्लियर है? चलो फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 63 से 65 क्या कह रहा है ध्यान देखिएगा। ABCDEF 6 विभिन्न जगह चेन्नई, हैदराबाद, फरीदाबाद, बंगाल और टनकपुर और शिमला सप्ताह के भिन्न भिन्न दिनों में जाते हैं लेकिन इसी क्रम में नहीं। तो ABCDEF मतलब 6 विभिन्न शहर है। कौन कौन सा? चेन्नई है आपके पास, हैदराबाद है, फरीदाबाद, बंगाल, टनकपुर और शिमला, ये 6 शहर है और सप्ताह के भिन्न भिन्न दिनों में जाते हैं लेकिन इसी क्रम में हो ऐसा नहीं है। अब देखिए सोमवार से लेकर के मान लो कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। क्लियर है? अब देखिए ये 6 लोग हैं और 6 शहर जाते हैं। तो पहला लाइन क्या कह रहा है देखिएगा। तो फर्स्ट लाइन कह रहा है कि बी सोमवार को जाता है लेकिन चेन्नई और शिमला नहीं जाता है। तो बी कब जाता है? तो बी सोमवार को जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि यह ना तो चेन्नई जाएगा, CH से चेन्नई क्रॉस कर दीजिए, और ना ही SH से शिमला जाता है। मतलब बी सोमवार को जाता है लेकिन वह चेन्नई और शिमला नहीं जाता है। डी फरीदाबाद जाता है लेकिन मंगलवार को नहीं जाता है। अब डी कहां जाता है? फरीदाबाद। तो साइड में लिख करके रख लो कि डी कहां जाएगा? फरीदाबाद जाएगा। लेकिन कब? डी मंगलवार को नहीं। तो डी को लिख करके मैं यहां पे क्रॉस कर दिया कि डी मंगलवार को नहीं जाता है। वह व्यक्ति जो शनिवार को जाता है वह चेन्नई नहीं जाता। मतलब शनिवार को जो जाएगा वह चेन्नई नहीं जाता है। आगे क्या कह रहा है? एक दिन कोई व्यक्ति कहीं नहीं जाता जो चेन्नई और हैदराबाद जाने के बीच वाला दिन है। अब देखिए आपको रविवार तक भी लेना है। क्या लेना है? रविवार भी लेना है। तो चलो मैंने यहां पर रविवार ले लिया। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ये लाइन को समझो। ये लाइन कह रहा है कि एक दिन कोई व्यक्ति कहीं नहीं जाता है, मतलब वो दिन खाली रहता है, वो दिन खाली रहता है। आगे कह रहा है और वो कहां कहां के बीच में आता है? चेन्नई और हैदराबाद जाने के बीच वाला दिन। मतलब कि चेन्नई और हैदराबाद के बीच वाला दिन जो है वो खाली रहेगा। चेन्नई और हैदराबाद के बीच वाला दिन खाली रहेगा। सी रविवार को बंगाल जाता है। चलो सी के बारे में बता दिया कि सी जो है रविवार को और कहां जाता है? बंगाल जाता है। सी रविवार को बंगाल जाता है। ई शुक्रवार को टनकपुर जाता है। देखिए कंफर्म चीजें वो छिपा के रखता है, लास्ट में देता है। तो ई शुक्रवार को टनकपुर जाता है, तो ई यहां पे हो जाएगा। और ये कहां जाता है? टनकपुर जाता है। चलो ये भी हो गया। ई शुक्रवार को टनकपुर जाता है। ए और एफ दोनों शनिवार को नहीं जाते। अब ए और एफ दोनों शनिवार को नहीं जाते, मतलब ए और एफ यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो ए और एफ शनिवार को नहीं जाते। आगे क्या कह रहा है? और ए शिमला जाता है। और ए कहां जाता है? तो ए जो है वो शिमला जाता है। क्लियर? अब चलिए हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब एक बात बताइए कि चेन्नई शनिवार को भी नहीं होगा और चेन्नई जो है आपको सोमवार को भी नहीं होगा। और चेन्नई हैदराबाद के बीच में याद रखिएगा कि एक गैप होना चाहिए। तो चेन्नई कहां नहीं हो सकता? तो एक यहां नहीं हो सकता सोमवार को,
और चेन्नई शनिवार को नहीं हो सकता, तो चेन्नई इसी 3 में होगा। लेकिन याद रखिएगा चेन्नई के 1 के बाद हैदराबाद और वो खाली होना चाहिए। तो अगर हम मंगलवार को चेन्नई रखते हैं तो 1 के बाद हैदराबाद रख सकते हैं, चेन्नई हैदराबाद को, तो चेन्नई को हम यहां पे रख सकते हैं, ठीक है। फिर चेन्नई को आप यहां नहीं रख सकते, आप चेन्नई को यहां रखेंगे तो एक ये हैदराबाद हो जाएगा भी, ठीक है। चेन्नई हैदराबाद यहां रख सकते हैं। चेन्नई को यहां रखने पर ध्यान दीजिएगा, तो चेन्नई को यहां रखते हैं तो हैदराबाद यहां रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हैदराबाद यहां रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो चेन्नई जो है सो इसी 2 जगहों पे होगा। चलो मान लो कि मैंने चेन्नई को यहां रखा, अब चेन्नई और हैदराबाद कहां हो जाएगा, यहां पर। अब ये बीच का दिन जो है वो खाली रहने वाला है, क्योंकि चेन्नई और हैदराबाद के दिन जो बीच में दिन है वो खाली रहेगा। अब डी जो है मंगलवार को नहीं होगा, और डी जो है वो कहां जाता है, तो डी फरीदाबाद जाता है, लेकिन मंगलवार को नहीं जाता है, तो डी फरीदाबाद बस एक ही जगह खाली है, तो यहां पर डी हो जाएगा और ये हो जाएगा फरीदाबाद। क्या हो जाएगा, ये फरीदाबाद। चलो इसका भी यूज कर लिया। अब ए जो है सो वो कहां जाता है, शिमला जाता है, तो बताइए खाली रह पाया, ए शिमला जाता है, वो आपका खाली नहीं रह पाया। तो इसका मतलब जो चेन्नई हम लोग बैठाए हैं वो क्या हो जाएगा, जो 2 सिचुएशन बन रहा था उसमें से एक सिचुएशन जो है आपका ये कट गया, मतलब कि चेन्नई यहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो हैदराबाद भी यहां पे नहीं होगा, और डी यहां पे नहीं होगा, और फरीदाबाद यहां पे नहीं होगा। तो चेन्नई के लिए बस एकमात्र जगह रह गई है, वो चेन्नई कहां पे हो जाएगा, चेन्नई यहां पे हो जाएगा। और जैसे ही चेन्नई हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हैदराबाद। अब उसके बीच ये खाली दिन रहेगा कि इस दिन कोई भी नहीं जाता कहीं भी। अब बताइए कि डी मंगलवार को नहीं, और डी फरीदाबाद और ए शिमला, डी फरीदाबाद और ए शिमला, तो शिमला तो यहां पे नहीं होगा। अब डी फरीदाबाद, ठीक है, और ए यहां पे नहीं होगा, आपको पता है, क्योंकि ए शनिवार को नहीं जाता, तो ए शिमला यहां नहीं होगा। मात्र एक जगह बच गया कि ये ए हो जाएगा और ये शिमला हो जाएगा। अब बताओ डी फरीदाबाद कहां हो जाएगा, शनिवार को, डी और फरीदाबाद शनिवार को। तो मतलब कि सारे शहर तो सेट हो गए। अब एक पर्सन कौन बच गया है, ए बी सी डी ई एफ बच गया, तो एफ आपका यहां हो जाएगा, सेट हो गया, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी बन रहे थे, एक पॉसिबिलिटी जिसमें से कि कट हो गया और दूसरी पॉसिबिलिटी सेट हो गई। सवाल एक ही पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन हैदराबाद जाता है, तो बताइएगा कि इनमें से हैदराबाद जो है वो कौन जाता है। तो हैदराबाद कौन जाता है, बी। हैदराबाद कौन जा रहा है, बी जा रहा है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो 63 का आंसर क्या चला गया, सी चला गया। 63 का आंसर सी चला गया। क्लियर कि हैदराबाद कौन जाता है, तो सी। अच्छा 2 सवाल और पूछा है, चलिए क्वेश्चंस का जो लेवल है 3 सवाल पूछ लिया, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि एक ही सवाल पूछा था, समझ गए। खैर अच्छा पजल था ये। अगले सवाल की अगर मैं बात करूं तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सर सवाल यहीं पे है लेकिन थोड़ा सा ये कट रहा है। तो कह रहा है कि फरीदाबाद जो जाता है वह दिन कौन सा है, तो जो फरीदाबाद जाता है वह दिन कौन सा है, तो शनिवार का। मतलब ये रहा ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन। क्या रहा ऑप्शन, देखिएगा, तो डी नंबर ऑप्शन रहा। तो बताइए 64 का आंसर क्या चला जाएगा, डी। 64 का आंसर डी चला गया। अब इस पे एक सवाल और है, अगला सवाल 65। कौन सा दिन कोई व्यक्ति कहीं नहीं जाता, तो वो दिन कौन सा है, मंगलवार है। तो मंगलवार ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, शनिवार है, शुक्रवार है, बुधवार है, तो आंसर क्या चला जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए 65 का भी आंसर क्या चला जाएगा, डी। कहने का मतलब 64 का आंसर क्या दिया था मैंने, तो 64 का आंसर बी, 65 का डी और 66 का भी डी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए इसको जरा लिख लीजिए आप लोग, इसको जरा आप लोग लिख लीजिएगा। जल्दी से। आगे बढ़े, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन।
क्या कह रहा है? यदि साइकोलॉजी का संबंध मानव से, तो ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? पक्षी। ठीक है, बर्ड्स, मतलब कि 66 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 का ऑप्शन ए। क्लियर? अगला सवाल 68 नंबर में क्या कह रहा है? देखो, तो 68 में क्या रहा है? लिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। देखिए, ये सब क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो कम टाइम में कैसे बनाओगे? तो देखिएगा, ओ आर सब में कॉमन है, तो तीसरा लेटर है जी आई, जी आई और जी। तो अब ऐसी सी बात है कि पहले जी वाले सारे अरेंज होंगे और लास्ट में क्या अरेंज होगा? ओ आर जी, लास्ट में क्या अरेंज होगा? आई वाले। तो पहले जी वाले अरेंज होंगे, मतलब ये दोनों तो लास्ट चला जाएगा, तो ओ आर आई ई और ओ आर आई जी। तो लास्ट में कौन चला जाएगा? 3 और 2। तो 3 और 2 किस ऑप्शन में है? सी नंबर में। डायरेक्ट आंसर कर दीजिए। लेकिन चलो, मुझे बताना है तो सारा मैं फ्रेश से बता देता हूं कि इसको बना दे। लेकिन ये टेक्निक हुआ कि हम क्या किए, बस एक नजर पे डाले। देखिए, अब ओ आर जी वाले पहले होंगे तभी ना ओ आर आई वाला होगा। अब ओ आर आई वाला लास्ट में चला जाएगा, तो कोई एक चौथे पे, कोई एक पांचवें पे। तब ओ आर आई के बाद यहां पे ई दिया हुआ है और यहां पे जी दिया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों आपको पता था कि लास्ट में होगा। अब लास्ट में भी ये चौथे नंबर पे और ये पांचवें नंबर पे, मतलब चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा? तो चौथे नंबर पे 3 और पांचवें नंबर पे 2। अब रह गई बात बाकी तीनों में पहले क्या? तो ओ आर जी के बाद चौथा लेटर ए है, ए है और यहां पर भी ए है। उसके बाद एन है, आई है। अब एन आई सी और एन आई एस, तो सबसे पहले ऑर्गन हो जाएगा, मतलब कि 1 नंबर। अब ऑर्गन के बाद ऑर्गेनाइज होगा और ऑर्गेनिक होगा, तो पहले क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक। तो 1 4 5 3 2। तो लेकिन इतना टाइम दीजिएगा, बताइए, तो जो टेक्निक मैंने बताई उसी टेक्निक से इसको सॉल्व कर लेना है। या तो आप पहले ही 2-3 को सेट कर लीजिए, या लास्ट वाला, तो लास्ट वाला सेट कीजिएगा ना, तुरंत सेट हो जाएगा ऑप्शन से। तो 68 का ऑप्शन क्या चला गया? सी चला गया। क्लियर है? चलो फिर 69 नंबर में देखिएगा। 69 में दिया हुआ है डैश एस आर डैश टी आर डैश एस आर एस डैश आर डैश एस डैश। ये टोटल है कितना? पहले काउंट कर लो। 2 2 4 3 7 2 9 10 11 12 13 14 15। टोटल है कितने? 15। तो अगर हम इसको 3-3 में बांट करके देखते हैं, 3 3 3 और 3। देखिए, लास्ट में एस आर है, यहां पर भी एस आर है, तो लास्ट में एस आर होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, अब टी आर और एस है, तो यहां पर अगर हम टी एस आर देते हैं, यहां पर भी टी एस आर, यहां पर भी टी एस आर, तो यहां पे छूटा क्या है? एस टी आर और एस टी आर। तो एक ग्रुप बनता जा रहा है कि टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर। लेकिन ऑप्शन भी मैच करना चाहिए, तो टी एस ट्रिपल टी आर, तो टी एस ट्रिपल टी आर बिल्कुल है, मतलब कि हम लोगों का लॉजिक बिल्कुल मैच कर गया। 69 का डी। तो जैसे ही 15 रहा तो 3-3 का ग्रुप बनाएगा या 18 का, 20 रहा तो 4 का ग्रुप हो सकता है या 5 का ग्रुप हो सकता है। और उसके बाद सेट करोगे तो देख लो, आपको पता है कि एक ग्रुप एसआर से खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब एसआर से खत्म हो रहा है, तो छूटा क्या है? तो टी छूटा हुआ है, क्योंकि टी दिख रहा है, तो टी डाल करके देखे, तुरंत सेट हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्या कह रहा है? देखिएगा, ए बी की बहन है। ए कौन है? तो बी की बहन है। फिर कह रहा है बी की शादी डी से हुई है, लेकिन हस्बैंड वाइफ का पता नहीं चल पाया कि कौन हस्बैंड कौन वाइफ। बी की शादी डी से हुई, बी और डी की पुत्री जी है। अब बी और डी की पुत्री कौन है? जी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? जी का ए से क्या संबंध है? तो बहुत आसान सवाल पूछा है आपसे कि क्या पूछा है कि बताइए जी का ए से क्या संबंध है। तो जी का ए से क्या संबंध है? तो ये क्या हो जाएगी? नीस हो जाएगी। अब नीस सर किसको बोलते हैं? तो नीस बोलते हैं भाई या बहन की बेटी को। तो ऐसे भी ए का ये कौन होगा? या तो भाई या बहन, उसी की बेटी है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नीस।
और हिंदी में भतीजी या भांजी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या चला जाएगा, सी नंबर, भतीजी दिया हुआ है ना, तो 70 का आंसर क्या चला जाएगा, सी। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो इसमें जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आपको एक चतुर्भुज बनता दिख रहा होगा, दिख रहा है? मैं दूसरा कलर लाइट कलर ले लेता हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ध्यान से देखिएगा, ये इसमें देखिए दोनों विकर्ण भी मिले हुए हैं और यहां से ये भी मिले हुए हैं, मतलब कि त्रिभुज तो फॉर्म हो रहा है, त्रिभुज फॉर्म हो रहा है। तो ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, अलग में मैं बना करके दिखा देता हूं आपको, इसमें ये चीजें दिख रही होगी, दिख रहा है? तो ये कितने पार्ट में बटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सीधे इसमें 8 गुना 2 16 ट्रायंगल्स इसमें बन गए, 16 ट्रायंगल्स इसमें बन गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो 16 के बाद भी सर बन रहा है कहीं पे, तो जी हाँ बिल्कुल बन रहा है। कैसे? तो 16 के बाद इसकी अगर बात करो आप, सब में 3-3 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता दिख रहा होगा। ये कितने हैं, 4, तो इसमें ऐड कर देंगे 3 गुना 4, ठीक है, 12। फिर और भी त्रिभुज सर बन रहा है क्या, तो जी हाँ, तो 2 त्रिभुज आपको यहां बनते हुए दिख रहे होंगे। कहां पे, मैं दूसरा पेन लेकर के मैं आपको बता दूं। एक त्रिभुज ये बन रहा होगा जो कि काउंट नहीं हुआ उसमें, और एक त्रिभुज ये बन रहा होगा। तो 2 जब यहां बने तो 2 यहां पर, 2 यहां पे और 2 यहां पर, बना कि नहीं बना? तो 2-2 करके बनते गए, तो इसमें प्लस 2 गुना 4 कितना आसानी से काउंट हुआ होगा, मतलब कि 16 प्लस 12 28 और प्लस 8 इक्वल टू कितने, 36 ट्रायंगल्स। टोटल ट्रायंगल्स इसमें कितने हैं, 36। तो 75 का ऑप्शन क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। क्लियर है ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 76 नंबर में। क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुक्रम दिया गया, अगला टर्म क्या होगा। देखिएगा, JL अल्टरनेट लेटर है, NP तो अगला क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। फिर देखिए AE प्लस 4 बढ़ा है, फिर यहां पे प्लस 4, फिर यहां पे प्लस 4, तो प्लस 4 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, Q। यहां पर देख रहे होंगे कि प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें देखेंगे प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 और प्लस 4 इंक्रीज हो रहा है। अब सर इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 2-2 की डिक्रीजिंग हो रही है, Z से X V T, तो आगे जो होगा वो क्या हो जाएगा, R। क्यों, क्योंकि -2 हो रहे हैं सब में, तो मतलब आपका आंसर हो गया R Q R। है किसी ऑप्शन में, जी हाँ बी नंबर में है, तो 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 76 का ऑप्शन बी। क्लियर है? अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब देखो d इज इक्वल टू 4 और डॉग इज इक्वल टू 26। d इज इक्वल टू 4 अगर आप जोड़ करके देखो तो 15 4 19 7 26 आ जाता है। तो एनिमल का पूछ रहा है तो सबको हम भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड कीजिए 1 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 12। तो सबका ऐड जो हो जाएगा, सबका ऐड कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 50। जोड़ करके देख लो 12 13 26 9 35 और 35 और 14 49 1 50 आ गया कि नहीं। मतलब कि 77 का जो ऑप्शन चला जाएगा वो डी चला जाएगा, 77 का ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसको किसी न किसी तरह से 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4 3 5। तो जैसे कि यहां पे 1 2 3 है तो ये लिखा क्या है 2 1 और 3 लिखा है।
फिर यहां पे अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 मल्टीप्लाई बस सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए दिया गया है, तो इसको भी क्या लिखा है 2 1 और 3, तो हम भी इसको नंबरिंग कर देंगे और 2 1 3 के फॉर्म में लिख देंगे। तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा 3, 1 का मतलब 2 और 3 का मतलब कितना 4, मतलब 324, 324 मतलब ऑप्शन ए। 78 का जो ऑप्शन होगा वो ए चला जाएगा, 78 का ऑप्शन ए। समझ गया? देखने से भी लग रहा है 4 3 5 3 4 2 तो 3 2 4 डायरेक्ट आंसर। इतना दिमाग लगाने की जरूरत इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं थे। क्लियर है? तो चलिए फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि छूट गया है 78 के बाद 83 था। अच्छा, हम्म, 78 के बाद, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो, अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है 10 विद्यार्थी ABCDEFGHIJ एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो चलो इसके लिए एक पेज चाहिए, तो पेज हमारे सामने में, देखिए क्या कह रहा है और क्वेश्चन भी हमारे सामने है। तो टोटल कितने 10 विद्यार्थी हैं ABCDEFGHIJ एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिम की ओर बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नॉर्थ मान करके बना सकते हो। ठीक है, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी और एफ किसी भी छोर के अंत पर नहीं बैठे। साइड में लिख लो कि बी और एफ जो है वो छोर पे नहीं है। बी और एफ जो है वो छोर पर नहीं है। ठीक है, आगे का लाइन क्या कह रहा है वो देख लो। डी के बाईं ओर जी बैठा है और जी के दाईं ओर एच बैठा है। मतलब डी के बाईं ओर जी बैठा हुआ है और जे के दाईं ओर एच बैठा है। जे के दाईं ओर एच बैठा है। ई और ए के बीच 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो ई और ए के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक लाइन ये कह रहा है ई और ए के बीच 4 व्यक्ति है। बी के उत्तर में, अब बताइए उत्तर का मतलब क्या हो जाएगा दाहिने। अगर आप पश्चिम की तरफ मुंह करेंगे तो उत्तर का मतलब क्या हो जाएगा दाहिने। मतलब बी के उत्तर में आई और डी के दक्षिण में एफ। तो बी के उत्तर का मतलब क्या, बी के दाईं तरफ आई और डी के दक्षिण में मतलब कि बाईं तरफ। तो बी के उत्तर में आई और डी के दक्षिण में एफ बैठा हुआ है। ठीक है, ए और डी के बीच जे है। अब ए और डी के बीच में कौन है, जे है। तो ए और डी के बीच में जे है और ई और एफ के बीच में जी है। तो ई और एफ के बीच में जी है। क्लियर? तो ई और एफ के बीच में जी है। एच और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं। अब एच और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट करते हैं। तो चलिए, देखिएगा, अब बी और एफ छोर पर नहीं होना चाहिए। ये तो क्लियर है ना कि बी और एफ जो होगा वो छोर पर नहीं होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ई और ए के बीच में 4 लोग। मान लो कि ये रहा ई, 1 2 3 4 ए, या फिर ई 1 2 3 4 ए, यही नहीं हो सकता है। तो ई और ए के बीच में 4 लोग, जिसका आप यूज कर लिए उसको हटा दो। अब कह रहा है, अब ई जो है जी कहां पे है, ई और एफ के बीच में। अब जी कहां पे है, तो ई और एफ के बीच में, और एफ छोर पे नहीं होना चाहिए। तो जी कहां पे है, ई और एफ के बीच में। तो मान लो कि ई और एफ के बीच में जी बैठा दिए। तो ई और एफ के बीच में जी। आगे क्या कह रहा है, इसका भी यूज कर लिए। अब ए और डी के बीच में क्या है, तो ए और डी के बीच में जे। तो अभी तक कितने आदमी हो गए, 3 3 6 2 8। अब ए और डी के बीच में जे, अगर थोड़ी देर के लिए बैठाते हैं तो ए और डी के बीच में जे।
अब ए और डी के बीच में जी, थोड़ी देर के लिए बैठाते। देखिए दोनों में 10-10 आदमी हो गए, 3 3 6 4 10 और 3 3 6 4 10। चलो ये भी हो गया। अब H और C के बीच में 2 लोग हैं, तो H और C के बीच में 2 लोग, तो HC में से कोई एक यहां पर और HC में से कोई एक यहां पर। अब B और F छोर पे नहीं होना चाहिए, तो ये वाली जो लाइन है ये कट हो गई, क्योंकि B और F छोर पर नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसमें B और F छोर पर नहीं है, B और F छोर पे नहीं है, मतलब कि ये जो लाइन है वो गलत हो गया। तो ये जो लाइन गलत हो गया तो हम लोग इसको सुधार सकते हैं, कैसे? तो देखिए चलिए, तो देखिएगा E और A के बीच में 4 लोग था, वो तो क्लियर हो गया। अब E और F के बीच में कौन है? G, तो E और F के बीच में G बैठा है। अब A और D के बीच में J, तो A और D के बीच में J मैंने बैठा दिया। फिर उसके बाद A और D के बीच में J मैंने बैठा दिया, ठीक है, A और D के बीच में J बैठा दिया। अब कह रहा है B और F छोर पर नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक आदमी तब इसका मतलब यहां पे होगा, और कम से कम एक आदमी तो यहां पर होगा, तो B और F छोर पर नहीं होना चाहिए। अब D के बाईं तरफ G होना चाहिए, तो D के बाईं तरफ G होना चाहिए, मतलब कि ये पॉसिबिलिटी कट हो गई। D के बाईं तरफ G होना चाहिए, और J के दाईं तरफ H होनी चाहिए। अब J के दाईं तरफ H होनी चाहिए, और B के दाईं तरफ I, B के दाईं तरफ I, और D के बाईं तरफ F, तो D के बाईं तरफ F है। अब देखिए कि H और C के बीच 2 लोग, तो कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कह रहा है कि H और C के बीच में 2 लोग, और J के दाईं तरफ H होना चाहिए, J के दाईं तरफ H। तो मान लो कि H को यहां बैठा है, तो H और C के बीच में 2 लोग नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। तो आगे का लाइन देखिए क्या कह रहा है। चलो एक बार इसको फ्रेश से बनाया जाए। मान लो कि 10 लोग हैं, कितने लोग हैं? 10 लोग पश्चिम की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। तो पहला लाइन क्या कह रहा है वो देखिएगा। E और A के बीच में 4 लोग, ठीक है, E और A के बीच में 4 लोग। मान लो कि मैंने यहां पर E लिया, ठीक है। अब यहां पर 1 2 3 और 4 यहां पे A लिया, तो E और A के बीच में कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए, ठीक है। तो E और A के बीच में 4 लोग। फिर कह रहा है कि A और D के बीच में, A और D के बीच में J। मान लो कि D को मैंने यहां पे रखा, और J कहां पे हो जाएगा? यहां पर, कि A और D के बीच में J हो गया। अब उसके बाद E और F के बीच में G, तो E और F के बीच में G, तो मान लो कि मैंने यहां पर रख लिया F और यहां पर क्या रख लिया? G, तो E और F के बीच में G। अब क्या कह रहा है? तो ये 3 लाइन बिठा दिए। अब H और C के बीच में 2 लोग, और H कहां होना चाहिए? ध्यान से देखिएगा, तो H कहां होना चाहिए? तो J से किधर? उत्तर की तरफ। तो J से उत्तर की तरफ मतलब H ऊपर होगा, और H, अब यहां से कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब H और C के बीच में 2 लोग, तो चारों लोग तो ऊपर ही होगा, 1 2 3 और 4। मान लीजिए कि H या C यहां पे और H या C यहां पर, एक ये पॉसिबिलिटी तो बन रही है कि H और C के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। और ये भी हो गया कि J से उत्तर की तरफ H होना चाहिए, और D से दक्षिण की तरफ, D से दक्षिण की तरफ क्या होना चाहिए? G होना चाहिए। तो D से दक्षिण की तरफ G होना चाहिए, वो भी है, D से दक्षिण की तरफ G। तो ये भी मैच कर गया, और ये भी। अब BF छोर पर नहीं होना चाहिए, तो BF छोर पर नहीं है। अब कह रहा है कि B के दाईं तरफ क्या होना चाहिए? I, तो B के दाईं तरफ I, तो B को यहां रख देते हैं और I को यहां रख देते हैं। तो B के दाईं तरफ क्या हो गया? I हो गया, और D के बाईं तरफ F, तो ये तो ऑलरेडी है, मतलब कि H और C का फिक्स नहीं हुआ, बाकी सब सेट हो गए। तो खैर कोई बात नहीं। सवाल क्या पूछ रहा है? अब इस पे सेट तो हो गया। अब इस पे कितने सवाल पूछे गए हैं?
तो 2 सवाल पूछे गए हैं। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। 79 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 79 नंबर में कह रहा है बाएं छोर से गिनने पर 7वें स्थान पर कौन बैठा है। तो बाएं छोर से जब गिनिएगा तो 7वें स्थान पर, तो बाएं छोर क्या हो जाएगा, ये तो 3 हो गया यहां पर, बाएं छोर से 7वें स्थान पर, तो 2 2 4 और 3 7, मतलब कि H या C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो H या C, मतलब कि 79 का आंसर D हो जाएगा। अब एक सवाल इस पे और पूछ रहा है 80 नंबर में, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक निश्चित रूप से किसी एक छोर पर बैठा हुआ है। निश्चित रूप से कोई एक छोर पर बैठा हुआ है, क्या आप बता सकते हैं। तो जी हां, एक छोर पर तो क्लियर है कि कौन बैठा हुआ है, देख करके बताइए। अब एक छोर का चलो क्लियर नहीं है, लेकिन एक छोर का तो क्लियर है ना कि एक छोर पर निश्चित रूप से कौन बैठा हुआ है। तो एक छोर पर निश्चित रूप से ई बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, तो ई बैठा हुआ है, मतलब 80 का आंसर सी हो जाएगा। 80 का आंसर सी। क्लियर है। तो खैर ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए जरा इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। अब इसको ऐसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, लेकिन दो पॉसिबिलिटी बन रहे थे, ठीक है, तो क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी तो कट हुए, तीसरा पॉसिबिलिटी जाकर के सही हुआ। तो ऐसे पजल रिस्क पे ही बनते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे पजल जब भी बनेंगे आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। 2 पॉसिबिलिटी कट हुआ और तीसरी पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन सेट हो गया। लिख लिए सब लोग। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 81 नंबर क्या कह रहा है, तो देखिएगा। कह रहा है कि अगर एक दर्पण को आकृति के बाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि, देखिए बाएं रखिए या दाएं रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो H इधर से बनता दिख रहा है वो H सबसे पहले तो ऐसा बनेगा। तो सबसे पहले ये H ढूंढने की कोशिश करो। तो A में नहीं दिख रहा है, B में दिख रहा है, ठीक है, D में नहीं दिख रहा है। अब आंसर होगा B या C। अब ये जो ट्राइंगल्स है, अब ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, वो ट्राइंगल कहां बन जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा कि नहीं, और सर्कल यहां बन जाएगा। अब बताइए ट्राइंगल ऊपर की तरफ बी में है लेकिन सी में नहीं है, इसका मतलब 81 का एग्जैक्ट फिगर जो दर्पण मिरर इमेज बनेगा वो बी बनेगा। 81 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल में देखिए इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे होगा पूछ रहा है। तो देखिएगा यहां पर क्या है, हेक्सागोन है, षष्ठभुज है। क्या है, षष्ठभुज। अब इस षष्ठभुज को ना एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो ये षष्ठभुज घूम करके ऐसा आ गया। अब षष्ठभुज के अंदर में कोई एक नया डायग्राम आ रहा है, इसका भी देखते हैं। तो ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दिया गया है, किधर, एंटी क्लॉकवाइज, और उसके अंदर में एक नई आकृति आ गई है। लेकिन अंदर में जो आकृति आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, वही यहां पे आ रहा है। अंदर में जो भी आकृति आ रहा है वही यहां पे आ रहा है। तो सेम यार अंदर में जो आकृति है वही यहां पे आ रहा है। तो अगली आकृति जो होगी, अगली आकृति, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। तो इसको जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा दीजिएगा आप, तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा और इसके अंदर में कोई नया फिगर आना चाहिए। तो सबसे पहले इधर फेस ए में है, सी में है, तो बी डी तो सीधा कैंसिल हो गया। अब नया यहां पे क्या दे दिया है, ट्राइंगल, मतलब सी भी नहीं होगा क्योंकि ट्राइंगल का यूज हो चुका है। अब इसके अंदर में कोई नई चीजें आएंगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82 का ऑप्शन ए, 82 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट 83, किन निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को और किन दो संख्याओं को
मतलब चिन्ह को या संख्याओं को बदला जाए। तो जैसे ए में कह रहा है कि प्लस माइनस 8 और 15, मतलब कि यहां पे 15 हो जाएगा और यहां पे 8 हो जाएगा, लेकिन बाकी नंबर तो सेम रहेंगे। क्या? तो 20, 10, 5 इक्वल टू 47। अब सिंबल किसको चेंज करना है? प्लस और माइनस को, मतलब यहां में माइनस हो जाएगा और यहां पे प्लस हो जाएगा, लेकिन बाकी तो क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो इधर का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज करके देखो तो 20 गुना 10 भागा 5 तो 40 हो गया, और 40 और 15 कितना हो गया? 55 और माइनस 8 47 आ गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए से आंसर आ रहा है 83 का जो ऑप्शन होगा ए। एक बार फिर से देख लो, पहले डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 गुना 2 40, उसके बाद ऐड कीजिएगा 40 और 15 55 माइनस 8 47, आपका आंसर आ गया। हो गया कि नहीं हो गया? बोर्ड मास के रूल से। अगला सवाल 84 नंबर में देखिएगा, 100 को 8264 लिखा जाता है। 8264 कैसे लिखा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाता है। तो S का अपोजिट H और उसका प्लेस वैल्यू 8, ठीक है, उसका प्लेस वैल्यू 8, S का अपोजिट H, मतलब कि अपोजिट किया गया है। उसी तरह से A का अपोजिट Z और Z का प्लेस वैल्यू 26, तो यहां पर भी अपोजिट किया गया है। किया गया है कि नहीं किया गया? और W का अपोजिट D और प्लेस वैल्यू 4 लिखा गया है। सेम चीजें यहां पर भी की गई है। C का अपोजिट X मतलब कि 24, U का अपोजिट F, D का अपोजिट W, फिर D का अपोजिट W 23, और फिर उसके बाद L का अपोजिट O 15 और E का अपोजिट D। तो पूछ किसका रहा है? मेडुल्ला का पूछ रहा है, मेडुल्ला का पूछ रहा है। तो हम भी क्या करेंगे? अपोजिट कर देंगे, लेकिन नंबर्स लिखेंगे। तो M का अपोजिट N यानी कि 14, E का अपोजिट V 22, D का अपोजिट 23, U का अपोजिट 6, L का अपोजिट 15 और A का अपोजिट 26। आपका आंसर फाइंड हो गया 14222। देखिए यहां पर 6 न होगा जी, ठीक है। 14222 36 15 15 26, 14222 36 15 15 और 26, मतलब कि ए नंबर आंसर। तो 84 का ऑप्शन ए चला जाएगा, 84 का ऑप्शन ए चला जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, इसके बाद इससे पहले हम्म 85 छूट गया था। चलिए 85 नंबर में क्या कह रहा है? माला और लाली बहनें हैं। कौन कौन? तो माला और लाली दोनों की दोनों बहन है, मतलब ये दोनों बहन है। महेश देव के पिता है और गार्गी माला और देव की माता है। माला और देव की माता है कौन? गार्गी, ठीक है। तो गार्गी माला और देव की माता है, ठीक है। अब महेश देव के पिता है। अब महेश कौन है? तो देव के पिता है, इसका मतलब महेश यहां पे हो जाएगा। महेश कौन है? तो देव के पिता है। अब ये भी सेट हो गया। तो महेश के पिता लाली से कैसे संबंधित है? तो बताइए कि महेश के जो पिता होंगे वह लाली से कैसे संबंधित होंगे? तो वो लाली के कौन हो जाएंगे? दादाजी हो जाएंगे। कैसे सर? क्योंकि लाली के ये पिता हो गया, पिता के पिता कौन हो जाएंगे? दादा हो जाएंगे। मतलब कि ऑप्शन नंबर 85 का डी हो जाएगा। 85 का ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इस पेपर को, ये पूरा पेपर है, अब उसको 1/4 पेपर बना दिया है। तो ये जब यहां बना तो एक यहां भी बनेगा, एक यहां भी बनेगा और एक यहां पर भी बनेगा। तो पूरा खुल करके वो इस तरह से बनेगा। तो ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, ऑप्शन डी। तो बताइए 86 का ऑप्शन क्या चला जाएगा?
डी चला जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 87 नंबर में देखिए, कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जिससे दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द संबंधित है। तो देखिए हंस और शेर, हंस जो है उड़ सकता है, शेर नहीं उड़ सकता। मुर्गी उड़ सकती है, बकरी नहीं उड़ सकती। उसी तरह से बतख उड़ सकता है, भैंस नहीं उड़ सकता। गाय और हाथी, मतलब कि डिफरेंट कौन है इसमें से? 87 का आंसर डी। मतलब कि बाकी ऑप्शन में देखिए तो एक पक्षी से दिया हुआ है और एक जानवर से दिया हुआ है, यहां दोनों के दोनों जानवर दे दिया गया, पक्षी इसमें नहीं है, तो 87 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 88 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन? इसका हम बताए थे पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं, इसका मैंने कोड वगैरह लिख दिया था। 2012 को कौन सा दिन था? बनाने का टेक्निक क्या होता है? सबसे पहले डेट में 7 से भागा दिए तो शेष कितना बच गया? 5। उसके बाद जनवरी का कोड, अब ये 2012 लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 0 लेंगे। अब लास्ट के 2 डिजिट में 7 से भागा देंगे तो शेष लेंगे 5। अब 12 सालों में लीप वर्ष कितने? तो 12 सालों में लीप वर्ष कितने? 3। अब ये 2000 की सेंचुरी है जो कि लीप है, तो उस केस में -1 करते हैं। तो अब इसमें देखिएगा जहां भी 7 दिखे ना उसको काट दीजिए, तो 5 3 8 -1 7 खत्म, कितना आ गया? 5। 5 का मतलब होता है गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। 88 का जो ऑप्शन होगा वो सी चला जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 89 नंबर में क्या कह रहा है? कोई भी गाजर जड़ नहीं है। मान लो कि ये गाजर है, अब कोई भी गाजर जड़ नहीं है और सभी जड़ें आलू है, सभी जड़ें आलू है। अब देखना है कि पहला 4 कंक्लूजन दिया गया, कह रहा है कि कोई भी गाजर आलू नहीं है, मैंने बताया था। ये कह रहा है कि कोई भी गाजर आलू नहीं है, गलत कह रहा है, क्योंकि गाजर क्या नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता, लेकिन गाजर आलू तो हो सकता है, मतलब कि गलत कह रहा है। अब कोई भी आलू गाजर नहीं है, गलत, क्योंकि ये सारे आलू तो गाजर हो सकते हैं ना, मतलब ये भी कंफर्म नहीं कह रहा है। कुछ आलू जड़ है, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये जड़ है और ये आलू है, तो कुछ आलू जड़ है, बिल्कुल सही। और सभी आलू जड़ है, तो सभी आलू जड़ है तो गलत। मतलब कि केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, मतलब कि 89 का आंसर बी हो जाएगा। 89 का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का इस सेट में। तो क्या कह रहे हैं? इनके शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, और उस अलग शब्द को चुनिए। तो चील, बतख, गिद्ध और कीवी, तो कीवी अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं? ये सभी के पंख होते हैं और कीवी के पंख नहीं होते। तो 90 का आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। 90 का आंसर क्या चला जाएगा? डी। ठीक है, तो चलिए सेट नंबर 6 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। हम लोग बहुत जल्द 7वें सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट।